मशीन लर्निंग में लीनियर मॉडल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सीधी लाइनें आती हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इन्हीं सिंपल मॉडल्स में कॉम्प्लेक्स कर्व्स को समझने और यहां तक कि डेटा को ओवरफिट करने की एक कमाल की छिपी हुई ताकत होती है। तो चलिए आज इसी छिपी हुई ताकत की पड़ताल करते हैं। तो सवाल ये उठता है, और ये सवाल थोड़ा अजीब भी है, कि एक मॉडल जिसे हम लीनियर या रैखिक कह रहे हैं, वो एक घुमावदार नॉन लीनियर पैटर्न का इतना सटीक अनुमान कैसे लगा सकता है? इस सवाल का जवाब मशीन लर्निंग के एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को खोलता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें बिल्कुल बेसिक से शुरू करना होगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है। तो आइए एक सिंपल लीनियर मॉडल से शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसकी लिमिट्स कहाँ हैं। मान लीजिए कि हम ओलंपिक स्प्रिंट में जीतने वाले समय का अनुमान लगाना चाहते हैं। एक बहुत ही सीधा साधा तरीका होगा ये इक्वेशन इस्तेमाल करना। यहाँ हम बस एक ही इनपुट ले रहे हैं, ओलंपिक वर्ष, और उससे जीतने का समय पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल वही स्कूल वाला y = mx + c का कॉन्सेप्ट है। सिंपल। पर असल दुनिया इतनी सिंपल तो होती नहीं, है ना? जीतने का समय सिर्फ साल पर तो निर्भर नहीं करता। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एथलीट का अपना बेस्ट टाइम क्या है, हवा कितनी तेज चल रही है, और ना जाने क्या क्या। अब जैसे ही हम इन सभी फैक्टर्स को अपने मॉडल में डालना शुरू करते हैं, तो हमारा जो सिंपल सा इक्वेशन था, वो देखते ही देखते काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और बस यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर हमारे पास 10 वेरिएबल्स हैं, तो बेस्ट पैरामीटर ढूंढने के लिए हमें 10 मुश्किल इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब इसे हाथ से सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और सच कहें तो प्रैक्टिकल भी नहीं है। हमें इससे बेहतर कोई स्मार्ट तरीका चाहिए। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी से कैसे निपटा जाए? इसका जवाब मैथ्स के एक बहुत ही कमाल के टूल में छिपा है, वेक्टर्स और मैट्रिसेस। चलिए देखते हैं कि कैसे सिर्फ लिखने का तरीका बदलने से ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम अविश्वसनीय रूप से सिंपल बन जाती है। ये है लॉस फंक्शन का ट्रेडिशनल फॉर्म। ये बस ये नापता है कि हमारे मॉडल का अनुमान असल वैल्यू से कितना अलग है। ये जो सिग्मा सिंबल यानी समेशन दिख रहा है, वो हर एक डेटा पॉइंट के लिए इस गलती को कैलकुलेट करके जोड़ रहा है। ये काम तो सही करता है, बट देखने में थोड़ा डरावना और कॉम्प्लिकेटेड लगता है, खासकर जब बहुत सारे वेरिएबल्स हों। और अब देखिए असली जादू। पिछली स्लाइड का वो लंबा चौड़ा इक्वेशन वेक्टर नोटेशन का इस्तेमाल करते ही बस इस एक छोटी सी साफ सुथरी लाइन में सिमट गया है। काम ये बिल्कुल वही कर रहा है, पर कितने कमाल के और कॉम्पैक्ट तरीके से। ये सिर्फ दिखने में बेहतर नहीं है, बल्कि इससे कैलकुलेशन भी बहुत बहुत आसान हो जाता है। और उसी स्मार्ट तरीके का नतीजा है ये पावरफुल इक्वेशन, जिसे नॉर्मल इक्वेशन कहते हैं। ये इक्वेशन एक ही झटके में हमारे मॉडल के लिए सबसे बेस्ट पैरामीटर्स यानी W ढूंढ कर दे देता है, चाहे हमारे पास 10 वेरिएबल्स हों या 100। ये एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे सही नजरिया और सही टूल्स किसी भी मुश्किल समस्या को कितना आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास सीधी लाइनों के लिए एक बहुत ही शानदार सॉल्यूशन है। लेकिन असल दुनिया सीधी लाइनों से तो नहीं चलती, वो तो कर्व्स और कॉम्प्लेक्स पैटर्न से भरी है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लीनियर मॉडल यहां आकर फेल हो जाते हैं? चलिए पता करते हैं। इस ग्राफ को देखिए, डेटा पॉइंट साफ साफ एक कर्व बना रहे हैं, और जो लाइन है वो उस कर्व पर बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही है। अब मजे की बात यह है कि ये जो परफेक्ट फिट दिख रहा है, ये एक लीनियर मॉडल से ही बना है। पर कैसे? ये कैसे हो सकता है? तो सारा खेल यहीं पर है। जब हम लीनियर मॉडल कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ सीधी लाइनें बना सकता है। इसका मतलब होता है कि मॉडल अपने पैरामीटर्स यानी W वैल्यूज में लीनियर है। उन्हें बस जोड़ा या गुणा किया जाता है, उनका स्क्वायर या क्यूब नहीं होता। असली सीक्रेट यही है। और हम ये करते कैसे हैं? एक बहुत ही सिंपल ट्रिक से हम अपने डेटा को ही बदल देते हैं। एक सीधी लाइन के लिए हमारे फीचर्स होते हैं 1, x, लेकिन एक कर्व को फिट करने के लिए हम बस एक नया फीचर जोड़ देते हैं, जैसे x²। अब हमारा मॉडल W0 + W1x + W2x² सीख सकता है, जो कि एक पैराबोला का इक्वेशन है। देखिए, मॉडल अभी भी पैरामीटर्स में लीनियर है, लेकिन अब वो नॉन लीनियर पैटर्न भी सीख सकता है। ये ताकत तो कमाल की है। हम किसी भी डिग्री का पॉलिनॉमियल बनाकर डेटा को और भी ज्यादा सटीकता से फिट कर सकते हैं। लेकिन इस पावर की एक कीमत है, एक बहुत बड़ा रिस्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब हम इस पावर को हद से ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो क्या होता है।
यहाँ पे हम उसी ओलंपिक डेटा पर एक 8 डिग्री पॉलिनोमियल मॉडल फिट कर रहे हैं। ध्यान से देखिए कि ये लाइन हमारे ट्रेनिंग डेटा पॉइंट से कैसे चिपक कर जा रही है। ये लगभग हर छोटे बड़े उतार चढ़ाव को पकड़ रही है। देखने में तो ये एक परफेक्ट फिट लग रहा है ना? और अगर हम नंबर्स को देखें तो वो भी यही कहानी बताते हैं। लॉस फंक्शन यानी कि गलती 8 डिग्री वाले मॉडल की 0.459, सीधी लाइन वाले मॉडल 1.358 से काफी कम है। तो मैथ के हिसाब से तो ये एक बेहतर मॉडल है, या कम से कम ऐसा लगता तो है। लेकिन अब जरा इस ग्राफ के दाईं तरफ देखिए, जहां डॉटेड लाइन है। ये भविष्य के लिए मॉडल का अनुमान है। मॉडल कह रहा है कि जीतने का समय अचानक तेजी से बढ़ने लगेगा। मतलब इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। कोई एथलीट अचानक से इतना धीमा क्यों होने लगेगा? यहीं पर हमारा सो कॉल्ड बेहतर मॉडल बुरी तरह से फेल हो जाता है। तो आखिर गलत क्या हुआ? हमारा जो मॉडल मैथ के हिसाब से बेहतर था, उसने इतनी बकवास भविष्यवाणी क्यों की? ये घटना हमें मशीन लर्निंग की सबसे बड़ी और सबसे बुनियादी चुनौतियों में से एक की तरफ ले जाती है। इस प्रॉब्लम को कहते हैं ओवरफिटिंग। ये तब होता है जब कोई मॉडल इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि वो डेटा में असली पैटर्न सीखने की बजाय उसके शोर और हर छोटी-मोटी गड़बड़ी को भी याद कर लेता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एग्जाम के लिए किसी टॉपिक को समझने की बजाय उसका रट्टा मार लेना। जाने पहचाने सवाल तो हल हो जाएंगे, पर जैसे ही कोई नया सवाल आएगा आप फेल हो जाएंगे। और यही आज की सबसे बड़ी सीख है। मशीन लर्निंग का असली मकसद ट्रेनिंग डेटा पर एरर को जीरो करना नहीं है। असली मकसद एक ऐसा मॉडल बनाना है जो जनरलाइज कर सके, यानी जो नए अनदेखे डेटा पर भी सही तरीके से काम करे और सटीक अनुमान लगा सके। तो ये हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। हम वो सही बैलेंस कैसे ढूंढें? हम एक ऐसा मॉडल कैसे चुनें जो पैटर्न सीखने के लिए काफी कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन इतना भी कॉम्प्लेक्स ना हो कि वो शोर को रटना शुरू कर दे और ओवरफिट हो जाए? इस सवाल का जवाब मशीन लर्निंग के दिल में है, और ये हमें बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ जैसे कॉन्सेप्ट्स की तरफ ले जाता है।